बच्चों, गुप्त वंश के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है और आज से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। बच्चों, गुप्त साम्राज्य के बाद हमारा भारत विभिन्न कालखंडों में विभिन्न टुकड़ों में बंट जाता है। जैसे दक्षिण का जो क्षेत्र रहता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर चेर, पांड्य, चोल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। चेर के ऊपर यानी कि कर्नाटक के ऊपर चालुक्य साम्राज्य स्थापित हो जाता है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश स्थापित हो जाता है, वह साम्राज्य स्थापित करता है। और बंगाल वाला क्षेत्र है, वहां पर पाल वंश, ठीक है, स्थापित हो जाता है। और उत्तर भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कन्नौज वाला, वहां पर मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, जो हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है, वो वंश वहां पर रहते हैं। फिर धीरे धीरे आपस में लड़ते रहते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वहां से हम अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो 3 कालखंडों में हम विभाजित करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो पहला है पूर्व मध्यकाल, जो 700 से 1200 ईस्वी में रहा है, ईस्वी तक का समय रहा है। इस काल में भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, जिसने सऊदी अरब, ठीक है, अरबों का आक्रमण हुआ था, जो वर्तमान में सऊदी अरब है, वहां से वह आया था। और इसका मतलब जो आया था उसका मतलब लूटपाट करना था, ठीक है, और अपने क्षेत्र का विस्तार यानी मुस्लिम धर्म का विस्तार करना और मुस्लिम का इस्लाम का प्रसार करना था, है ना। और यहीं से इस्लाम की शुरुआत होती है, मतलब पहला मुस्लिम आक्रमण यहीं से होता है और यहीं से इस्लाम की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ से बाहर की जो शक्तियां हैं, आक्रमण करता है, उनको भी रास्ता मिल जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है और फिर वहां से यह भारत की तरफ धीरे धीरे आने लगते हैं। और दूसरा हुआ था महमूद गजनबी और गौरी का, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। और फिर है सल्तनत काल, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आता है। तो लोधी वंश के बाद यहाँ पर मुगल साम्राज्य आ जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद फिर अंग्रेजों का काल आता है, जो हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। यह सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है। आक्रमण करके यह अपने साम्राज्य का, अपने क्षेत्रीय स्तर का विस्तार करता है और इस्लाम का प्रसार करता है, प्रचार प्रसार, इसके लिए यह आया था। भारत और अरबों के बीच व्यापारिक स्थिति के लिए, व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यह पहला सफल मुस्लिम आक्रमण रहता है, ठीक है। सिंध के जो शासक थे दाहिर, उनको यह हरा देता है और इस तरह से यह आक्रमण करता है और भारतीय शासकों ने भी इसकी सहायता करी थी, जिससे यह सफल आक्रमण कर पाया, ठीक है। उसके बाद है महमूद गजनबी ने 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। यह एक तुर्क शासक था। 1001 से 1127 ईस्वी तक यह रहा और 17 बार भारत पर आक्रमण किया और इसने अपार धन लूटा। यह भारत में स्थायी शासन करने के लिए, भारत में साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, रहने के लिए नहीं आया था। इसका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था, धन को लूटना और अपने क्षेत्र में ले जाना। ये अफगानिस्तान से आया था, तो अफगानिस्तान, ठीक है, ले जाना। इसने बहुत से मंदिरों को लूटा। कन्नौज पर इसने आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा और जो मूर्तियां हैं भगवान की, मूर्तियों को भी तोड़ा है। मथुरा पर आक्रमण किया, ग्वालियर पर आक्रमण किया है, ठीक है। यह मंदिरों और मूर्तियों को टारगेट बनाता था और आक्रमण करता था। फिर आया मोहम्मद गौरी, इसने 12वीं सदी में आक्रमण किया। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और उसको जीत भी लिया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर गुजरात के जो शासक थे चालुक्य भीम द्वितीय, वह उनसे हार जाता है। फिर वहां पर यह आक्रमण नहीं कर पाता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान वहां का शासक रहता है। कहां पर? दिल्ली और अजमेर का जो क्षेत्र है वहां पर पृथ्वीराज चौहान का शासन रहता है और यह दिल्ली वाले क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रचार करता है। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाते हैं, ठीक है। और मोहम्मद गौरी को वह छोड़ देते हैं,
ठीक है, मारते नहीं है बल्कि दानवीर समझ करके छोड़ देते हैं। फिर मोहम्मद गौरी की सहायता जयचंद करता है। जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का ससुर, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी है, उससे विवाह कर लेते हैं। जयचंद की मर्जी के बिना जयचंद को गुस्सा आता है, वह उनसे ईर्ष्या करने लगता है और मोहम्मद गौरी का साथ देता है और धोखे से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा देते हैं, ठीक है, और दिल्ली अजमेर पर वह कब्जा कर लेता है। 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को भी हरा देता है बाद में, ठीक है, और 1197 में बिहार व बंगाल पर वह आक्रमण करता है और 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका एक शासक, उसका एक दास था, गुलाम था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो गुलाम वंश पढ़ोगे आप, उसमें एक शासक वो गुलाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उस मोहम्मद बिन तुगलक को वह साम्राज्य राज्य को सौंप करके, ठीक है, वह चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश चलता है, फिर खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश चलता है, फिर इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर मुगल साम्राज्य स्थापित करता है, फिर मुगल वंश चलता है। इस तरह से संक्षिप्त इतिहास हमने मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण, यह हमने आपको समझाया है। कल हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम सल्तनत काल पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।